नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, यह तय हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है और वे 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षण देश को उभारने में मदद करेगा। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ट्रंप ने लोगों से कहा कि मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी, आपके लिए जीवन की अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। अमेरिका के 50 राज्यों में 538 सीटों, यानी कि अमेरिका के हिसाब से कहें तो इलेक्टोरल वोट्स के लिए चुनाव हुआ है। इन सीटों में जीतने वाले प्रत्याशी को 270 का आंकड़ा पार करना था, जो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। Thank you very much. Thank you. Winning the popular vote was very nice, very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes, but that we have a new star. A star is born, Elon. Philadelphia and different parts of Pennsylvania, campaigning. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, ये पहली बात उन्होंने कही थी अपनी विक्ट्री स्पीच में। वो 10 बड़ी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले, हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अगली बात ये कही कि अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अमेरिका में अवैध घुसपैठ जो है वो उसको बंद करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका में, और अमेरिका के भविष्य के लिए काम करेंगे। हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, तो क्या इजराइल और फिर यूक्रेन और कई अलग जगह जगह पर जो युद्ध हो रहे हैं उस पर क्या विराम लग जाएगा? अब कोई युद्ध नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा अमेरिका को महान राष्ट्र बनाएंगे, ये कहा। मैं हर सेकंड अमेरिका के लिए काम करूंगा, ये भी कहा। और फिर कहा कि अमेरिका को पहले की तरह ताकतवर बनाएंगे। अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। 2016 की विक्ट्री स्पीच को उठाएंगे तो इसमें से कई सारे पॉइंट्स उस वक्त भी उन्होंने कहे थे। तो ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का जो एजेंडा है, इसी को आगे लेकर चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उनका यह भी कहना है कि उनके कार्यकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था जिसमें अमेरिका ने शिरकत की थी। बाइडेन के समय में दो युद्ध तो हो ही चुके हैं। वहीं अमेरिका में ट्रंप की विक्ट्री कितनी बड़ी है, उसे आप नतीजों के बाद जो अमेरिका का मानचित्र रंगा है उसे देखकर आप समझ सकते हैं। ये वो लाल रंग है, देख लीजिए। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि 2016 का जो मानचित्र है वो लगभग ऐसा ही है कि ये जो सेंटर में सारे रेड स्टेट्स जो हैं ये सब उनको गए थे, डोनाल्ड ट्रंप को गए थे। और स्विंग स्टेट्स जैसे पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया, ये सब डोनाल्ड ट्रंप को गए थे। जॉर्जिया जो कि जीए के नाम से यहां पर चिन्हित है, 2020 में ये जीत गए थे, जो बाइडेन जीत गए थे। लेकिन अब की बार खास बात यह है कि एरिजोना, यहां पर ओहायो, मिशिगन और ये जितने स्टेट्स हैं, यहां पर पिछली बार से ज्यादा वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। तो यानी रेड और डीप रेड हो गया है, लाल रंग और भी ज्यादा लाल हो गया, ये कहते हैं, ये कहा जा रहा है। तो जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेट स्टेट्स थे वो तो रहे, लेकिन जो रिपब्लिकन थे वो ज्यादा हो गए। पुष्पेश पंत जी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। पुष्पेश जी नमस्ते।
अभी जयराम रमेश जी का एक ट्वीट आया है, भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं कि क्या क्या मायने रखेंगे ट्रंप सरकार जो आती है। तो इसमें सबसे पहली बात उन्होंने 2016 में कहा था कि अमेरिका जहां जरूरत नहीं है वहां पैसा नहीं खर्च करेगा। एक तो युद्ध में नहीं करेगा और दूसरा कहा ये क्लाइमेट कन्वेंशन जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है उससे बाहर आ गए। अभी जयराम रमेश ने यही कहा है कि इस बार अगर ट्रंप पीछे हाथ खींच लेते हैं तो ये डिजास्टर्स होगा। आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे? क्योंकि भारत तो क्लाइमेट चेंज पर बहुत पहल कर रहा है, क्लाइमेट पार्टनरशिप पर काम कर रहा है। देखिए, अमेरिका जो अपनी क्लाइमेट विषयक नीति बनाएगा वो भारत के हितों को देखते हुए नहीं, अपने हितों को देखते हुए बनाएगा। और इसमें एक बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि अमेरिकी राजनीति में जो गैस और पेट्रोल लॉबी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। अमेरिका की समृद्धि है वो उस पर जुड़ी हुई है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर तेल और गैस का उत्पादन करता है, इस मामले में आत्मनिर्भर है। और उसकी कोशिश मध्य पूर्व के तेल को नियंत्रित करने की इसलिए है कि शेष दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा उसके कब्जे में रहे। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि एकाएक इतनी पलटी खाएंगे ट्रंप और कहेंगे कि जिसको सूडो साइंस कहते थे, जिसको झूठ कहते थे, उसको यथार्थ में भविष्य की चुनौती मानने लगेंगे। अब इसके लिए ट्रंप को दोषी ठहराना गलत होगा, मगर भारत के लिए ये सोचना नादानी होगा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा या भारत की पर्यावरण की सुरक्षा को चिंता को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे कोई निर्णय लेंगे। पिछली बार जब उन्होंने अपने हाथ खींचे थे पेरिस समिट से, तो उसका नुकसान ही अब तक भरपाई पूरी नहीं हो पाई है। 10 साल की जो हानि हुई है वो क्लाइमेट चेंज के नियंत्रण में, वो तो भरपाई आज भी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि जैसे ही बाइडेन वापस आया तो अमेरिका वापस क्लाइमेट कन्वेंशन में वापस आ गया था। लेकिन एक बात है, अगर वो फ्रैकिंग को उन्होंने कहा है कि वो फ्रैकिंग करने हो, यानी कि तेल का उत्पाद उसको वो नहीं रोकेंगे, उसको होने देंगे। इसका एक मतलब ये भी होगा कि तेल के दाम जो है वो रेगुलेटेड रहेंगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी पर जो है भारत को, क्योंकि भारत करीब $10 बिलियन के इंपोर्ट्स करता है, तेल के इंपोर्ट्स वहाँ यूएस से करता है। अब वो भले ही पहले ईरान से उनको तकलीफ थी, अब हम रूस से तेल खरीदते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तेल के दाम अगर स्थिर रहेंगे तो उसमें जो आम जनता है उसको भी लाभ होगा, अमेरिकी जनता ही नहीं विश्व भर में। नहीं, बिल्कुल ये आप बात सही कह रहे हैं, पर उसमें भी एक पेंच है। अगर विश्व में युद्ध चलते रहेंगे, मध्य पूर्व में स्थिति तनावग्रस्त रहेगी, तो तेल के भाव अस्थिर अमेरिका के बाद भी रहेंगे। कि अगर मध्य पूर्व से आने वाले तेल में कुछ दबाव बढ़ता है, संकट बढ़ता है, ईरान से आने वाले तेल के लिए कठिनाई पैदा होती है, भारत जो रूस से तेल का आयात कर रहा है उसके में मार्ग में बाधाएं आती है, तो भारत के विकल्प बहुत सीमित हो जाएंगे। तो ठीक है, ये आसानी से इस निष्कर्ष पर जाया जा सकता है कि तेल के दाम स्थिर होंगे, गिरेंगे नहीं, उसका लाभ भारत को भी होगा। मगर सबसे ज्यादा लाभ इसका अमेरिकी उद्योगपतियों को, अमेरिका को होगा। और अमेरिका की शय पर जो युद्ध चल रहे हैं उनके कारण जो ऊर्जा संकट अन्यत्र पैदा होंगे। ये एक और खबर है कि नेतन्याहू जो फर्स्ट थे, पुष्पेश जी, उनको मुबारकबाद देने वाले या बधाई देने वाले, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों में कह दिया, इनफॉर्मली कह दिया है कि जनवरी 2025 तक ईरान के साथ जो करना कर लो, जो वहाँ करना करिए, उसको समाप्त करिए। क्योंकि उनका ध्येय बहुत क्लियर है कि जब उनकी अगुवाई में अमेरिका किसी भी युद्ध में शिरकत नहीं करेगा। यानी दो चीज़ें, एक इजराइल अपनी हरकतें बढ़ा देगा या फिर उसको जो अल्टीमेटम है 45-50 दिन का जो क्या ड्यूरेशन है अब से लेकर 20 जनवरी तक। दूसरी बात कि रूस यूक्रेन में भी क्या वहाँ किसी तरह से संधि हो जाएगी, किसी तरह से जेलेंस्की को कह दिया जाएगा कि तुम्हारा रीबिल्डिंग पैकेज हम तुमको देंगे, अब तुम लड़ने के लिए तुमको नहीं मिलेगा असला बल। ये दोनों बातें मुझे लगता है अतिशय आशावादिता हैं, क्योंकि देखिए, आर पार की लड़ाई किसी भी हालत में इजराइल नहीं लड़ सकता है। इजराइल का जो आकार है, उसकी जो भू राजनीतिक स्थिति है, उसको देखते हुए कल्पना करना कठिन है कि वो धरती की गोद से हर फिलिस्तीनी को मार डालेगा। और जब तक एक भी फिलिस्तीनी जिंदा रहता है, रक्तबीज राक्षस के वंशजों की तरह वो जो दहशतगर्दी है उस पर रोक नहीं लग सकती है। और हिजबुल्लाह के साथ एक मोर्चा है, ईरान, ये मानना कि इजराइल ईरान के संग आर पार की लड़ाई लड़ उसे ध्वस्त कर देगा और 5-6 हजार वर्ष पुरानी जो ईसा के जन्म से भी सभ्यता है उसको नष्ट कर देगा, तो ये बात मुझे नष्ट करने से ज्यादा, पुष्पेश जी, आप इस बात को मानेंगे कि इजराइल ये चाहता है कि जो अधिक्रमण या भूमि जहां पर उसका कंट्रोल हो, जैसे ही वो कंट्रोल अपनी सत्ता वहां जमा लेता है, कायम कर लेता है, तो इजराइल हमास को मॉनिटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसको फिर बेइंतहा पैसा जो जा रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड की जगह वहाँ पर सुरंगों के अंदर लगा दिया गया था हमास के काडर को बनाने के लिए, वो सब कंट्रोल कर सकता है। इसी पर वापस बात करेंगे पुष्पेश जी से। ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, अब कोई युद्ध नहीं होने देंगे। अब ट्रंप ने कहा कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे।
ट्रंप ने यह भी कहा कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते। देखिए 2016 से 20 के बीच में किसी को नहीं लगा था कि नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच कभी संधि हो सकती है। उस संधि वार्ता को अंजाम देने का काम भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और खाड़ी देशों के अंदर भी किसी तरह से उनको आपस में मनाना और इस बात को कहना करवाना कि आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर काम कीजिए, आपस में युद्ध मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। पुष्पे जी, वापस मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि ईरान को एक बात कह दिया कि आप एक जगह की संप्रभुता, अपनी सत्ता जमा लीजिए। लेबनान में अगर हिजबुल्लाह है वो पीछे चले जाएं ताकि ईस्टर्न इजराइल को आप थोड़ा सा अपने उन एरियाज को आप सिक्योर कर लें, उसके बाद आप छोड़ दें। वैसे ही इतना नुकसान कर दिया है कि ईरान को अब फिर से हिजबुल्लाह और हमास को खड़ा करने के लिए फिर एक 10-15 साल की मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अरबों डॉलर उस पर खर्च करने पड़ेंगे। और वहीं ईरान के साथ कह दे कि मैं सैंक्शन हटा दूंगा, तुम इस युद्ध को बंद कर दो, चलो हम सब पैसा कमाने में लगते हैं, एक दूसरे का पैसा और समय गंवाने में नहीं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल असंभव है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि ईरान को नेस्तनाबूद करेंगे। जो सवाल संप्रभुता का है वो बड़ा टेढ़ा है कि इजराइल ने खुद जितनी निर्लज्जता से, और अमेरिका ने ट्रंप के पहले से, पिछले 100 साल से जिस तरह से दूसरों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, और उस संप्रभुता के उल्लंघन के बाद वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो, अफगानिस्तान हो, उसके पहले वियतनाम हो, ये मध्य पूर्व का संकट आज का थोड़ी है। तो ये मानने कि साहब इजराइल तो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए दूसरे देशों की संप्रभुता के पर खर्चे उड़ा सकता है, मगर इजराइल जो उसका प्रभाव क्षेत्र है वहां से पीछे हट जाए। क्या आज भी सीरिया में, इराक में अमेरिकी सेनाएं नहीं हैं? क्या आज तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारी मारे गए हैं, वो उन ठिकानों से, उन ड्रोन से नहीं मारे गए हैं? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान की संप्रभुता का हनन तब नहीं किया था जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था? तो मुझे लगता है ये दोहरे मानदंड जब तक हैं, ये कहना बड़ा कठिन है कि मान लो युद्ध नहीं है, युद्ध विराम कर लो, हम सारे मिलके पैसा कमाएंगे। मिलके पैसा कमाएंगे पूंजीवादी ईसाई इवेंजलिस्ट क्रिश्चियन, बिल्कुल ठीक है, ऐसा उनको अपने राष्ट्र में ऐसा करना चाहिए। मगर जिन लोगों के लिए जिनका मजहब ईसाइयत नहीं है, इस्लाम है, और उसके बीच हजारों साल के क्रूसेड का इतिहास है, और यहूदियों का संघर्ष मध्यपूर्ण का है, उसको देखते हुए मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हो सकता हूँ कि युद्ध नहीं, बुद्ध, क्योंकि यूएस का ये भी कहते हैं कि यूएस की भले ही सत्ता बदलती रहे, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिना राष्ट्रपति के भी चलता है, उसको यूएस डीप स्टेट कहा जाता है। उस डीप स्टेट की मंशा कुछ और होती है, वो क्या करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं और कितना करने देंगे, वो देखने वाली बात होगी। पुष्पेश जी बने रहिए, इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जरा थोड़ा आपको और अनेक अन्य पहलू भी बताते हैं। अमेरिका